अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और सीबीटी का पार्ट 2। तो जैसे कि आपको मालूम है कि पार्ट फर्स्ट में हमने डिटेल से डिस्कस करवाया था सीबीटी का इंट्रोडक्शन, फिर सीबीटी के बारे में जो बेक्स एजम्पशंस थे वो हमने डिटेल से डिस्कस करवाई थी। फिर बेक्स एजम्पशन के बाद कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल थी और इनमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की जितनी टाइप्स थे वो हमने डिटेल में डिस्कस करवाई थी। आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ द सीबीटी की, सीबीटी की कौन कौन सी एलिमेंट्स है, फिर सीबीटी में कौन कौन सी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं या कौन कौन से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के लिए हम यूज़ करते हैं सीबीटी, और फिर सीबीटी के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, और एट द एंड हम पढ़ेंगे डिटेल में कि सीबीटी के लिए जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो उनको वन बाय वन जो है ना हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे पहले वाला एलिमेंट्स ऑफ द सीबीटी की। सीबीटी की कौन कौन से एलिमेंट्स है जब आप सीबीटी परफॉर्म करते हो। तो सीबीटी में या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में द फर्स्ट वन होता है आपके साथ क्लाइंट होता है। क्या होता है? क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या होगा? वो हमेशा एक्टिव होगा। द क्लाइंट मस्ट बी इन्वॉल्व इन द थेरेप्यूटिक प्रोसेस नॉट एज एन ऑब्जर्वर और एज एन ओकेजनल विजिटर बट एज अ कोर एंड की पार्टिसिपेंट। तो क्लाइंट जो है ना सीबीटी में, सीबीटी हम कहते रहे हैं कि सीबीटी क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट, जो दोनों की मर्जी से चलता रहा होगा। तो ऐसा नहीं कि आपके पास अगर पैसिव क्लाइंट हो और क्लाइंट जो है ना इस चीज़ पे वो खुश नहीं हो तो आप उसकी थेरेपी नहीं करवा सकते, क्योंकि सीबीटी में आपने जो पेशेंट होता है या जो क्लाइंट होता है उसके माइंड को अपनी तरफ फोकस करना होता है। जब वो पैसिव हो तो आप उसको फोकस नहीं कर सकती। तो आपके पास सीबीटी में अब जो क्लाइंट होते हैं वो जस्ट ऑब्जर्वर नहीं हो या वो जस्ट ओकेजनल विजिटर नहीं हो, लेकिन वो इंटेंडेड हो, वो फोकस्ड हो और वो इस इरादे से आई हो कि मैं जो है ना ठीक हो जाऊँ। तो एक एक्टिव क्लाइंट आपके साथ होना चाहिए। दूसरा आपके पास होता है सीबीटी में थेरापिस्ट होता है। तो थेरापिस्ट का क्या काम होगा? वो मोटिवेशनल होगा। मोटिवेशनल का मतलब ये है कि थेरापिस्ट नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्पिंग टू मोटिवेट द क्लाइंट टुवर्ड अ चेंज इन बिहेवियर, एफेक्ट और थिंकिंग। तो थेरापिस्ट क्या करेगा? थेरापिस्ट जो है ना वो क्लाइंट को मोटिवेट करेगा, क्योंकि मोटिवेशन बेसिक चीज़ है कि आप पेशेंट को या क्लाइंट को अपनी तरफ क्या करो, अपनी तरफ आप उसको मुतवज्जी करो। तो उसके लिए जो है ना आपने क्या करना होगा कि आप क्लाइंट के बिहेवियर, एफेक्ट और थिंकिंग को चेंज करने के लिए आप जो है ना मोटिवेट करें क्लाइंट को कि आपकी थिंकिंग या आपकी बिहेवियर हम चेंज करेंगे और वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ आप लेके जाएंगे। द थेरेपिस्ट मस्ट बी एबल टू सिट फॉर द फॉर्मेट एंड डायरेक्शनली फॉर द क्लाइंट टू कंसिडर चेंज ऑफ वैल्यू। जब आप क्लाइंट को मोटिवेट करते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपके लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो अप्रोच आप यूज़ करते हो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट हो, ताकि पेशेंट या क्लाइंट जाने कि क्या मेरे साथ हो रहा है और आपके साथ एक स्पेसिफिक रेशनल हो। क्योंकि जो मेंटली एल पेशेंट होते हैं ना तो वो ऐसी बातों पर वो यकीन नहीं करता, बहुत सी बातों में जो है ना आपके साथ आर्ग्यू करता है। तो आपके पास जब रेशनली हो, जब जो काम आप करते हो और उसके लिए आप रेशनली पेश करते हो तो फिर जो है ना पेशेंट आप फिर उसका जो ट्रस्ट होता है वो बिल्डअप होता है और आपके पास के साथ कोऑपरेट करता है। फिर तीसरा डायरेक्टिव होगा। डायरेक्टिव का मतलब यह है कि द थेरेपिस्ट मस्ट बी एबल टू डेवलप अ ट्रीटमेंट प्लान एंड देन टू हेल्प द क्लाइंट टू अंडरस्टैंड, कंट्रीब्यूट टू एंड सी द ट्रीटमेंट एज अ टेम्पलेट फॉर चेंज। तो डायरेक्टिव थेरेपिस्ट क्या करेगा कि वो एक ट्रीटमेंट प्लान डेवलप करेगा। सबसे पहले ट्रीटमेंट प्लान के डेवलप करने के बाद उस ट्रीटमेंट प्लान को समझाएगा क्लाइंट को कि हमारा प्लान है, इसी के हिसाब से जो है ना मैं आपका थेरेपी करवाऊंगा। तो जब अब क्लाइंट वो उसको अंडरस्टैंड करेगा तो क्लाइंट उसके साथ फिर कंट्रीब्यूट करेगा और उसका जो टेम्पलेट प्लान, ट्रीटमेंट प्लान है, थेरेपिस्ट का जो ट्रीटमेंट प्लान है, तो आप उसको इसी तरह समझाओगे पेशेंट को ताकि उसको ये चेंज का एक टेम्पलेट नज़र आए, एक सांचा, एक तस्वीर, चेंज का एक तस्वीर नज़र आ जाए कि अभी जो है ना मैं इस कंडीशन में हूँ। क्लाइंट को ये पता चल जाए कि अभी मैं इस बिजार कंडीशन में हूँ, अभी जो है ना मेरे साथ ये हेल्पलेस कंडीशन में हूँ और जब मेरा ये थेरेपी हो जाए तो मैं कौन सी कंडीशन में चला जाऊँगा। तो उसका एक तस्वीर आप उसको पेश करोगे, एक टेम्पलेट आप उसको पेश करोगे कि इस तरह बन जाओगे। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना आपका कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी स्ट्रक्चर्ड होगा। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि तो दो तरीकों से आप सीबीटी को स्ट्रक्चर बना सकते हो। फर्स्ट वन क्या होता है? ओवरऑल थेरेपी पावर स्ट्रक्चर देयर अप्रोक्सीमेट द ट्रीटमेंट प्लान। आप उसको एक स्ट्रक्चर दे दो जो आपका ट्रीटमेंट प्लान होता है, जो आप प्लान कर चुके होते हो कि इस तरह के हमने प्लान किए कि हम आपका इस तरह थेरेपी करेंगे। तो वो प्लान के हिसाब से आप अपनी थेरेपी को या सीबीटी को आप स्ट्रक्चर करो कि आप जो है ना अभी ये स्टेप होने वाला है, फिर ये स्टेप होने वाला है, और आप जो है ना जो आप काम करते हो तो वो स्ट्रक्चर हो ताकि जो ट्रीटमेंट प्लान है और उसके साथ अप्रोक्सीमेट हो
क्योंकि फिर पेशेंट को ट्रस्ट होता है कि जो प्लान मुझे बताया गया है उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। सेशन हैव आइडेंटिफाइबल बिगेनिंग, ई मिडल और एंड, और आपके सेशन का एक खास बिगेनिंग हो जो पेशेंट को भी पता हो, आपको भी पता हो, फिर मिडल क्या है आपकी थेरेपी का, और फिर एंड क्या है, एक फ्रूटफुल आउटकम आपकी थेरेपी का भी फिर हो। ऐसा नहीं हो कि आपने जो है ना चीज़ शुरू किया और कहीं इधर उधर से जो है ना बाती की, लेकिन आपके जो गोल्स थे उस गोल्स पे आप पूरा नहीं उतरी, तो फिर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर नहीं होता। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना आपका थेरेपी कोलैबोरेटिव हो। कोलैबोरेटिव का मतलब ये है कि थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो थेरेप्यूटिक कोलैबोरेशन कैन नॉट बी 50/50। तो अब ऐसा नहीं है कि आपके पास क्लाइंट भी 50% हिस्सा डाले कोलैबोरेशन में और थेरेपिस्ट भी 50% हिस्सा डाले। क्योंकि क्लाइंट जो है ना ऑलरेडी वो एल है, वो आपके साथ उतना कोऑपरेट नहीं कर सकता जितना आप करते हो। तो क्या करोगे, फॉर सीवियर डिप्रेस्ड क्लाइंट द पॉसिबिलिटी टू जनरेट 50% ऑफ द थेरेप्यूटिक इफेक्टिव एफर्ट इज इम्पॉसिबल। तो जो सीवियरली डिप्रेस्ड होते हैं वो तो 50% कभी शो नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो है ना वो ऐसी स्टेट में होता है जो किसी के साथ वो उसका नहीं लगता, किसी के साथ वो बात ही नहीं करना चाहते। तो फिर ऐसी पेशेंट जो है ना वो आपके पास सिर्फ 10% कोलैबोरेशन करता है, तो ये बाकी 90% कोलैबोरेशन वो थेरेपिस्ट करेगा उसके साथ। फॉर ईच क्लाइंट द थेरेपिस्ट मस्ट एवेलुएट द क्लाइंट्स एबिलिटी एंड मोटिवेशन फॉर द थेरेपी। अब हर एक क्लाइंट के लिए अलग अलग क्लाइंट का अलग अलग कंडीशन होता है। मतलब कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको माइल्ड डिप्रेशन, जिनको सीवियर होते हैं, जिनको मॉडरेट होता है। तो जब जो माइल्ड डिप्रेशन वाला होता है उसका एक अलग क्राइटेरिया होता है कि वो आपके साथ कितना कोऑपरेट करता है, माइल्ड आपके साथ कितना कोऑपरेट करता है और सीवियर आपके साथ कितना कोऑपरेट करता है। तो उसी के हिसाब से जो है ना फिर थेरेपिस्ट ने उसको मोटिवेट करना होता है, उसको पहले जान के। ओके, अच्छा, फिर प्रॉब्लम ओरिएंटेड होगा आपका। प्रॉब्लम ओरिएंटेड का मतलब ये कि आपने किसी को पकड़ लिया और किसी तरह की थेरेपी की नहीं, आप सबसे पहले आप प्रॉब्लम को जो है ना वो आइडेंटिफाई करोगे। प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है ना आपका जो ट्रीटमेंट प्लान होगा उस प्रॉब्लम के हिसाब से होगा। ओके, तो फोकसेस एंड डिस्क्रीट प्रॉब्लम रादर देन वेग्यू एंड अमॉर्फस गोल्स। तो आपकी गोल जो है ना वो वेग्यू और अमॉर्फस नहीं हो। वेग्यू का मतलब शेकी नहीं हो, कंफ्यूजिंग गोल नहीं हो, और न अमॉर्फस हो, न नॉन ऑर्डर्ड हो। एक ऑर्डर्ड गोल आपके पास हो, फीलिंग गुड, गेटिंग बेटर और इंक्रीजिंग सेल्फ एस्टीम। अब गोल्स क्या हो, गोल्स फॉर एग्जांपल ऐसी हो कि आप उसको जो है ना अच्छा फील करो, तो उस अच्छी फील के लिए आपका ये गोल है फीलिंग गुड, उसके लिए आप ट्रीटमेंट प्लान तैयार करो। या गेटिंग बेटर आपका गोल है, उसके लिए जो है ना आपको ट्रीटमेंट प्लान तैयार करो। और इंक्रीजिंग सेल्फ एस्टीम, आप उसकी सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करना आपका गोल है, तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट तैयार करो। ओके, अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर होता है साइको एजुकेशन। आप उसको दोगे पेशेंट को, क्योंकि द थेरेपिस्ट वर्क इज अ चेंज एजेंट मैनी टू द प्रॉब्लम दैट ब्रिंग्स पीपल थेरेपी इन्वॉल्व्स स्किल डेफिसिट। द थेरेपिस्ट may have to teach बाई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, मॉडलिंग और रूल प्लेइंग। तो आपके पास बहुत से ऐसी क्लाइंट्स आ रहे होंगे ना जिनके पास नॉलेज नहीं होता, जिनके पास स्किल्स नहीं होती। तो आप उसके साथ जब स्किल्स नहीं होती, आपने क्या करना होता है, आप जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो इंस्ट्रक्शन आपकी क्या होगी, ऐसा नहीं होगी कि आप उसको राइट कर लो, रिटर्न पे दे दो कि इस तरह परफॉर्म कर लो। नहीं, आप इसको तो पहला वाला उसकी स्किल्स नहीं, उसकी एजुकेशन नहीं, तो डायरेक्ट आप इंस्ट्रक्शन दोगे कि ये करो ये करो ये करो। फिर जब आप इंस्ट्रक्शन दोगे, अगर उसने इंस्ट्रक्शन भी फॉलो नहीं की तो फिर आप उसको मॉडलिंग करेंगे। मॉडलिंग क्या होता है कि मॉडलिंग में जो है ना आप परफॉर्म करते हो, आप क्या करते हो परफॉर्म, और वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपको क्या कर रहा है ऑब्जर्व, जैसे पीसीयू टेक्निक होता है। तो फिर मॉडलिंग के बाद जो है ना फिर आप क्या करोगे, रोल प्ले करोगे। रोल प्ले में आप भी परफॉर्म करोगे और वो भी आपके साथ परफॉर्म करेगा। ओके, तो जो आप परफॉर्म करोगे वो दोबारा जब वो रिपीट करेगा तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम रोल प्ले कहते हैं, कि उसके एक खास काम होते हैं क्लाइंट्स की। तो पहला आप इंस्ट्रक्शन दोगे, फिर मॉडलिंग, और फिर आप रोल प्लेइंग करेंगे। सोल्यूशन फोकस्ड होगा आपका, द सीबीटीवी द क्लाइंट एंड जनरेटिंग सोल्यूशन, नॉट सिंपली गेनिंग इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम। तो आपका सीबीटी क्या होगा कि आप इसमें सोल्यूशन ढूंढो। ऐसा नहीं हो कि आप जो है ना उसकी दिमाग के अंदर गए, उसके अनकॉन्शियस माइंड तक आप पहुंच गए, लेकिन सिर्फ पहुंच गए उधर, कोई गोल आपने अटेंड नहीं किया, कोई सोल्यूशन आपने नहीं निकाला। तो आपका सीबीटी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका सीबीटी आप इनसाइट भी गेन करो, लेकिन इनसाइट गेन करने के साथ साथ आप उसका सोल्यूशन भी ढूंढो। ओके, फिर आपका सीबीटी डायनामिक हो। डायनामिक का मतलब ये है, द डायनामिक लेवल ऑफ सीबीटी इज टू हेल्प क्लाइंट्स टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, मॉडिफाई द स्कीमा। डायनामिक का मतलब ये होता है कि आप क्लाइंट को जो है ना उसका कंडीशन आइडेंटिफाई करो, उसके बाद फिर जो है ना आइडेंटिफिकेशन के बाद उसकी कंडीशन अंडरस्टैंड करो कि आपका ये कंडीशन है, ये इस तरह आ सकता है, और फिर उसकी मॉडिफाई करने की कोशिश करो। जो उसका स्कीमा होता है ना, मेंटल इमेजेस होते हैं, नेगेटिव स्कीमा होता है, तो उसको आप फिर मॉडिफाई करो।
अगर वो जो है ना वो नेगेटिव हो तो उसको आप चेंज करो, अगर वो पॉजिटिव हो लेकिन लेस पॉजिटिव हो, मतलब ये कि डिप्रेस्ड हो, तो आप उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करो। द स्कीमा आर द बेसिक टेम्पलेट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग वंस वर्ल्ड। जैसे कि स्कीमा के बारे में पहले भी हमने बताया था कि स्कीमा क्या होता है, ये टेम्पलेट्स होता है, सांचा होता है, एक तस्वीर होता है आपके जहन में, पहले से एक मेंटल इमेज होता है वर्ल्ड्स का। स्कीमा में भी पर्सनल, रिलीजियस, कल्चरल और जेंडर रिलेटेड। ये स्कीमा पर्सनल भी होता है, ये स्कीमा सोशल भी होता है, सोशल में रिलीजियस भी होता है, कल्चरल भी होता है और जेंडर रिलेटेड स्कीमा होता है। एक इमेज होता है जो बच्चों की जहन में जो है ना पैदाइश से बनती है और फिर जब बड़ी होगी उसकी जहन में ये ऑलरेडी होता है। मतलब ये कि आपका कोई फ्रेंड है, अहमद नामी फ्रेंड है, तो अहमद नामी फ्रेंड जब आपको कोई अहमद का नाम लेगा तो आपकी जहन में वो मेंटल इमेज आता है कि वो तो इस तरह का बंदा है। ओके, ठीक है, होता है एक स्कीमा होता है आपकी जहन में। इस तरह डिफरेंट फंक्शंस के बारे में जो है ना आपकी जहन में एक स्कीमा होता है, उस स्कीमा के हिसाब से जो है ना आप काम करते हो। तो डायनामिक में उस स्कीमा को आप जो है ना आइडेंटिफाई करोगे, फिर अंडरस्टैंड करोगे, फिर उसकी चेंज करने की कोशिश करोगे जो नेगेटिव होता है। फिर आपका टाइम लिमिटेड हो, ईच थेरेपी सेशन शुड आइडियली स्टैंड अलोन। तो ये पहली पार्ट्स में भी, टाइप्स ऑफ सीबीटी में भी हमने पढ़ा था कि आपका जो थेरेपी होता है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक थेरेपी का एक अलग ख़ास टाइम होता है। मतलब ये कुछ थेरेपीज ऐसी होती है जो जल्दी साल होते हैं, 2 to 3 सेशन में साल होते हैं, कुछ थेरेपी जैसे जो 10 सेशन में साल होते हैं, कुछ थेरेपी ऐसी होती है जो 20 सेशन में, 30 सेशन में, 40 सेशन में जो है ना वो साल होते हैं वो प्रॉब्लम। तो वो आपने जो है ना हर एक थेरेपी को वो अलग अलग आइडियली और स्टैंड एलोन होगा, मतलब हर एक थेरेपी का अपने अपने तरीक़ाकार होगा, अपना अपना लेंथ होगा उसका। टाइम लिमिटेड फोकस इज नॉट अ नंबर ऑफ सेशन बट रादर वे ऑफ लुकिंग एट द थेरेपी। तो टाइम फोकस का मतलब ये नहीं होता कि आप नंबर ऑफ सेशन को जो है ना वो लिमिट करो, लेकिन आप थेरेपी की उस तरीके को देखो कि किस वे पे जो है ना वो थेरेपी हो सकता है, कितने टाइम में वो थेरेपी हो सकता है। तो आप एक खास टाइम उस थेरेपी को देंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि थेरेपी के कॉग्निटिव या सीबीटी क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब बहुत से सारे पेशेंट इसके ऐसे आपके पास आ रहे होते हैं कि वो आपको कहते हैं कि ये सीबीटी या ये जो कॉग्निटिव थेरेपी है ये मुझ पे अच्छे लगता है और मुझे जो नहीं कंटिन्यू करो, सालों सालों तक जो है ना वो थेरेपी कंटिन्यू करते रहते हैं। ओके, तो ऐसा भी नहीं कि आप उसको ख़त्म करो, लेकिन आपका एक टाइम फ्रेम हो आपके पास, जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हो तो उसका एक टाइम फ्रेम हो आपके पास। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना ये थे एलिमेंट्स ऑफ सीबीटी थी। अब हम रेशनली फॉर सीबीटी जब आप करते हो तो इसके लिए आपके पास रेशनली क्या होता है, मतलब ये कि आपके पास कौन से रीजंस होता है कि ये सीबीटी में कर रहा हूँ इसकी वजह से पेशेंट का हालत ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले नेगेटिव इमोशन आर रिलेटेड बाय कॉग्निटिव प्रोसेस डेवलप थ्रू इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग एंड टेम्परामेंट। तो आपका जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ये कहाँ से पास होते हैं या ये कहाँ से पैदा होते हैं, तो आपकी जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस है वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस ऐसे करते हैं कि उस कॉग्निटिव प्रोसेसेस को, वो तो नॉर्मल होते हैं लेकिन वो कॉग्निटिव प्रोसेस इन्फ्लुएंस करता है आपके लर्निंग और आपकी टेम्परामेंट मतलब ये होता है कि आपके आप में जो बिहेवियरल डिफरेंसेस होते हैं या जिसको हम मिजाज कहते हैं ना कि इस बंदी का मिजाज इस तरह, इसका इस तरह का, तो ये टेम्परामेंट होता है। तो ये टेम्परामेंट से और इसी लर्निंग से आप डिफरेंट चीज़ों को देखते हो, उसको लर्न करते हो ना, तो उस लर्निंग और टेम्परामेंट से मीन आपके एनवायरनमेंट से जो है ना आपको कॉग्निटिव प्रोसेस वो इन्फ्लुएंस होते हैं। जब आपको कॉग्निटिव प्रोसेस इन्फ्लुएंस होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, एलिसिटेड नेगेटिव इमोशंस उसमें जो है ना इन्फ्लुएंस होते हैं। जब आप नेगेटिव एनवायरनमेंट को प्रोसेस करते हो तो आपकी जहन में नेगेटिव इमोशंस एलिसिट होते हैं। अब ये नेगेटिव इमोशंस किस वजह से, ये एडवर्स लाइफ इवेंट से आते हैं और ये नेगेटिव इमोशंस आपके ऑटोमेटिक थॉट से, ऑटोमेटिक प्रोसेसेस बनते हैं विच इज़ व्यूड एज द कॉजल फैक्टर। तो जब ये नेगेटिव इमोशंस आपके ऑटोमेटिक प्रोसेसेस को वो एलिसिट करते हैं, ऑटोमेटिक थॉट्स को जो है ना वो लेके आते हैं नेगेटिवली, तो फिर इसको ये जो है मेन कॉजल फैक्टर है किस चीज़ के लिए, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के लिए और फिर या नेगेटिव इमोशंस के लिए। और फिर जो है ना उसी नेगेटिव इमोशंस को या उस नेगेटिव बिहेवियर को जो है ना हम चेंज करने की कोशिश करते हैं किस चीज़ में, सीबीटी में। ओके, अच्छा, अब हमारे पास जो है ना कॉग्निटिव ट्राइड है। जब आपका ये इमोशन नेगेटिव हो जाए या नेगेटिव थॉट्स आ जाए तो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स सेंटर अराउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ। तो जब नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं तो ये नेगेटिव थॉट्स 3 किस्म के होते हैं। एक हमारे अपने बारे में होते हैं, एक दूसरों के बारे में और एक हमारे फ्यूचर के बारे में, जो हमने पहले भी डिस्कस करवाया था। ओके, तो ये 3 किस्म की थॉट्स फिर बनते हैं। फोकस ऑन एग्जामिनेशन ऑफ कॉग्निटिव बिलीफ्स एंड डेवलपिंग रैशनली रिस्पांस टू नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। तो अब आपने जो है ना ये नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में आप उसको क्या करोगे, फोकस करोगे और उसको चैलेंज करोगे, इसको चेंज करने की कोशिश करोगे। ओके, अच्छा, कॉग्निटिव स्पेसिफिसिटी हाइपोथेसिस। अब कॉग्निटिव में हम कौन कौन सी जो है ना वो हाइपोथेसिस या कौन कौन सी assumptions हम करते हैं कॉग्निशन में। तो सबसे पहले आपका डिस्टॉर्टेड अप्राइजल फॉलो
themes relevant to specific psychotic condition। आपका जो डिस्टॉर्टेड अप्राइजल मतलब ये कि आपके जो कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं ना, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो हर एक कोग्निटिव डिस्टॉर्शन या हर एक नेगेटिव थॉट एक खास साइकोट्रिक कंडीशन की तरफ जो है ना वो उसके साथ रेलेवेंट होता है। मतलब ये कि हर एक नेगेटिव थॉट जो है ना एक स्पेसिफिक साइकोट्रिक कंडीशन को एराइज करता है। ओके, साइकोट्रिक कंडीशन मतलब डिफरेंट होता है, डिप्रेशन हो गया, पीटीएसडी हो गया, एमडीडी हो गया, या इस तरह के और बहुत सारे हैं कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये सारी साइकोट्रिक कंडीशंस है। तो ये नेगेटिव इमोशंस जो है ना, ये हर एक नेगेटिव इमोशन एक खास साइकोट्रिक कंडीशन के साथ रिलेट होता है। अब साइकोलॉजिकली डिस्टॉर्टेड डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट। अब ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो हर एक डिसऑर्डर का एक डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रोफाइल होता है। मतलब साइकोलॉजिकल प्रोफाइल ये कि ये जो फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, तो ये डिप्रेशन इस वजह से आता है, इस ये काजल फैक्टर है, ये इसका ये है, ये वो है। तो एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल इसका होता है कि इसकी काजल फैक्टर क्या है, इसको जो है ना साइंस सिम्टम्स वगैरह सब कुछ जो है ना वो साइकोलॉजिकली आप एक्सप्लेन कर चुके होते हो। ओके, अच्छा, फॉर एग्जांपल हम अगर डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन का एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल वो ये होता है कि नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ, अदर्स एंड फ्यूचर। तो इसमें जो है ना नेगेटिव थॉट कौन कौन सी डेवलप होते हैं, जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट डिप्रेशन में होते हैं, तो वो अबाउट सेल्फ होते हैं, अबाउट अदर और अबाउट फ्यूचर। फॉर एग्जांपल कोर बिलीफ्स इसमें क्या होते हैं, कोर बिलीफ्स एसोसिएटेड विद हेल्पलेसनेस, फेलियर, इनकम्पिटेंस एंड अनलाइबिलिटी। पेशेंट जो है ना, पेशेंट की कोर बिलीफ जो बाद में हम पढ़ेंगे, कोर बिलीफ जो आपकी बुनियादी अकायद होते हैं, जो बचपन से जो है ना आपके जो जहन बना हुआ होते हैं ना, तो वो आपके कोर बिलीफ्स होते हैं। तो आपके वो कोर बिलीफ्स कैसे बनते हैं, वो हेल्पलेसनेस में चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव बन जाते हैं, फेलियर में चेंज हो जाते हैं, और इनकम्पिटेंसी और अनलाइबिलिटी में। इस तरह एंजाइटी है, तो एंजाइटी क्या होता है, एंजाइटी में जो है ना ओवर एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल थ्रेट। आप साइकोलॉजिकल और फिजिकल थ्रेट को जो है ना ओवर एस्टिमेट करते हो, और ऐसे होते हैं ना कि फिजिकल साइकोलॉजिकल थ्रेट आपको होते हैं, लेकिन वो छोटी सी होती है। लेकिन जब आप उसको जो है ना नॉर्मल रिस्पांस से उसको ज़्यादा रिस्पांस आप करोगे, तो वो फिर क्या होता है, एंजाइटी बनता है। कोर बिलीफ्स लिंक्ड विद द रिस्क, डेंजरसनेस एंड अनकंट्रोलेबिलिटी। तो आप में इसका कोर बिलीफ आपका क्या बन जाता है, रिस्क बन जाता है कि हर चीज़ में आपको रिस्क नजर आ रहा होता है, डेंजरस नजर आ रहा होता है, और आपको जो है ना अपना आप अनकंट्रोलेबल फील हो रहा होता है। तो ये एंजाइटी में, ये अभी जब देखिए जो प्रोफाइल हम खींचते हैं ना, जो प्रोफाइल इस तरह की बनते हैं कि कॉग्निटिव स्पेसिफिसिटी में यह होता है, कॉग्निटिवली हम स्पेसिफाई करते हैं कि नेगेटिव ट्रायड एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। डिप्रेशन के साथ जो नेगेटिव ट्रायड होता है, तो इसमें सेल्फ, तो सेल्फ में वो क्या फील करता है ड्यूरिंग डिप्रेशन कि आई एम इनकम्पिटेंट, अनलवेबल। तो ये अबाउट सेल्फ है। ओके, अबाउट अदर वो क्या फील कर रहे हैं, पीपल डू नॉट केयर अबाउट मी, लोग मेरे बारे में ख्याल नहीं रखता है। और फ्यूचर में द फ्यूचर इज ब्लीक और चार्मलेस, फ्यूचर जो है ना वो मेरा डार्क है, वो फ्यूचर जो है ना वो मेरा ब्राइट फ्यूचर नहीं है। तो ये क्या है, ये डिप्रेशन में लोग इस तरह की सोचते हैं। ये 3 कॉग्निटिव स्पेसिफिसिटी इसके होते हैं। अच्छा, फिर जो है ना एंजाइटी में कौन सी कॉग्निटिव स्पेसिफिसिटी होती है, सेल्फ के बारे में वो सोचते हैं कि आई एम अनेबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, और अदर्स के बारे में पीपल विल ह्यूमिलेट मी, लोग मुझे बेइज्जत करेगा, एंड फ्यूचर के बारे में इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर आई एम एम्ब्रेस्ड। तो ये क्या है, ये एक वक्त का तकाजा है कि मैं क्या हो जाऊँ, मैं एम्ब्रेस्ड हो जाऊँ। तो ये क्या होता है फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में जो है ना मैं एम्ब्रेस्ड होने वाला हूँ, मैं जो है ना मैं वो होने वाला हूँ। तो ये क्या होता है, ये आपकी सेल्फ, अदर्स और फ्यूचर के बारे में जो है ना आपकी एजम्पशंस होते हैं, और इसी वजह से जो है ना आपका सेल्फ, अदर और फ्यूचर के बारे में आपका थॉट जो है ना वो क्या होते हैं, वो अल्टर्ड हो जाते हैं, और इसी वजह से जो है ना फिर आपको स्पेसिफिक कंडीशन लगते हैं। तो अभी क्या हम क्या करते हैं कोई में कि इसी जो कॉग्निटिव स्पेसिफिसिटी जब नेगेटिव हो जाए तो उसको हम पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो कोर बिलीफ्स हमने पढ़ी, कोर बिलीफ्स क्या होते हैं, और ऑटोमेटिक थॉट्स। तो कोर बिलीफ्स होते हैं, कोर बिलीफ्स अंडरलाई प्रोड्यूस ऑटोमेटिक थॉट्स। तो कोर बिलीफ से ही आपके ऑटोमेटिक थॉट डेवलप होते हैं। कैसे, these assumptions influence information processing and organize understanding about ourselves, other and अदर फ्यूचर। तो ये कोर बिलीफ्स क्या होते हैं, ये हमारे एजम्पशंस होते हैं, और ये एजम्पशन हमें बचपन से ही हमारे साथ जुड़ी हुई होते हैं। ओके, ये जो क्या होते हैं कि फिक्स्ड बिलीफ होते हैं या फिक्स्ड एजम्पशंस होते हैं हमारी। अब ये क्या करता है, ये हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को इन्फ्लुएंस करता है, और इसी के थ्रू जो है ना ये हमारे अपने बारे में, दूसरों के बारे में और फ्यूचर के बारे में हमें एक स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। बिलीफ्स क्या होते हैं, जो आपको एक वे प्रोवाइड करता है, आपको एक तरीका सिखाता है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है कि आप क्या हो, आपकी इर्द गिर्द इन्वायरमेंट क्या है, और आपका फ्यूचर क्या होगा।
तो ये हमारी बिलीफ हमें बताते हैं। ओके, तो अब ये जो बिलीव्स है, दीज कोर बिलीव्स रिमेन डॉर्मेंट अनटिल एक्टिवेटेड बाय स्ट्रेस और नेगेटिव लाइफ इवेंट्स। अब ये जो कोर बिलीव्स होते हैं ये हमारे अंदर होते हैं और इसको हम जाहिर नहीं करते, लेकिन ये तब जाहिर होता है जब एक खास कंडीशन होता है, जब एक खास सिचुएशन प्रोवाइड होते हैं तो उधर ये बिलीव्स अपीयर होते हैं। और स्पेसिफिकली जो आपका नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, तो नेगेटिव बिलीव्स कब अपीयर होते हैं? जब आप में स्ट्रेस आते हैं या जब नेगेटिव लाइफ इवेंट्स के साथ जो है ना आप जुड़ जाते हो, तो वो नेगेटिव बिलीव आपका उमड़ आते हैं। कैटेगरीज ऑफ कोर बिलीव्स होते हैं हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, अनलवेबल। ये आप में जो है ना डेवलप होना शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस और नेगेटिव लाइफ इवेंट्स के साथ, कि ये नेगेटिव बिलीव्स जो है ना आपका वो एलिसिट होते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर ये नेगेटिव बिलीफ से बनते हैं ऑटोमेटिक थॉट्स, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स बनते हैं। ओके, अब ऑटोमेटिक थॉट्स तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव ठीक है, लेकिन सीबीटी में हम फोकस करेंगे नेगेटिव पे। दीज थॉट्स दैट ऑटोमेटिकली कम टू माइंड व्हेन पर्टिकुलर सिचुएशन आकर इज कॉल्ड ऑटोमेटिक थॉट्स। जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन आते हैं तो उसके खिलाफ आपके जहन में एक स्पेसिफिक थॉट्स आते हैं। ओके, अब ये थॉट्स हैपन स्पॉन्टेनियसली इन रिस्पांस टू सिचुएशन, डोंट राइज फ्रॉम रीजनिंग, नो लॉजिकल कंसिक्वेंसेस। तो ये जो है ना एक स्पेसिफिक सिचुएशन को आप देख के आपके जहन में आते हैं और ये किसी रीजनिंग वगैरह से जितना भी रीजन आप करो तो वो नहीं आती, क्योंकि ये जो थॉट्स होते हैं ये अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। ये जो कोर बिलीव्स हमने पढ़े और थॉट्स, ये किस में काफ़ी होते हैं? ये अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं और अनकॉन्शियस माइंड से ये अराइज होते हैं। तो अनकॉन्शियस माइंड से जो है ना ये बाय रीजनिंग नहीं आती, फिर ये क्या होता है? एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सपोज हो कि आपके जहन में ये आते हैं। इसका कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होता क्योंकि ये ऑटोमेटिक ही आते हैं। ओके, अच्छा, तो ये कॉग्निटिव थॉट्स या ऑटोमेटिक थॉट्स है और इसी ऑटोमेटिक थॉट जब नेगेटिव होते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो थॉट्स होते हैं ना, ये बिलीव्स ऑटोमेटिक थॉट्स में डेवलप होते हैं। अब ये जो बिलीव्स या ऑटोमेटिक थॉट्स ये नेगेटिव बनते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। अब कौन कौन सी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है या कौन कौन सी थॉट्स ऐसी है जो हमारे जहन में वो नेगेटिव बन जाते हैं? तो उसके लिए जो है ना, द सिस्टमिक एरर्स इन रीजनिंग दैट लीड टू फॉल्टी अजम्पशंस एंड मिसकंसेप्शंस व्हिच आर टर्म्ड एज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। ये क्या होते हैं? ये सिस्टमिक एरर्स होते हैं हमारी रीजनिंग में, हमारी डिसीजंस में, हमारी थिंकिंग में सिस्टमिक एरर्स आते हैं और ये एरर जो है ना क्या करते हैं? फॉल्टी अजम्पशंस, फॉल्टी बिलीव्स हमारे बनाते हैं और मिसकंसेप्शंस हमारे बनाते हैं। ओके, किसी चीज़ के बारे में, किस सिचुएशन के बारे में हमारी फॉल्टी अजम्पशंस या मिसकंसेप्शन बनाते हैं, व्हिच आर टर्म्ड एज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। और इसी फॉल्टी अजम्पशंस या मिसकंसेप्शन को फिर हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। अब कौन कौन सी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं? पहला वाला जो है ना वो है आर्बिट्रेरी इन्फेरेंस। आर्बिट्रेरी इन्फेरेंस किसे कहते हैं? इन्फेरेंस का तो आपको पता होगा ना कि किसी चीज़ से खुलासा निकालना, निचोड़ निकालना। तो आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? कि विदाउट किसी रीजनिंग की या विदाउट सपोर्टिंग एविडेंस की जो है ना आप इन्फेरेंस निकालते हो अपनी मर्जी की। रेफर टू मेकिंग कंक्लूजन्स विदाउट सपोर्टिंग एंड रेलेवेंट एविडेंस। कोई रेलेवेंट एविडेंस या कोई सपोर्टिंग एविडेंस आपके पास नहीं होता, लेकिन बगैर एविडेंस के आप एक किस्म की कंक्लूजन निकालते हो अपनी मर्जी की। दिस इंक्लूड कैटास्ट्रोफाइजिंग और थिंकिंग ऑफ एब्सोल्यूट वर्स्ट सिनेरियो एंड आउटकम्स फॉर मोस्ट सिचुएशन। इसमें आप कैटास्ट्रोफाइजिंग करते हो। आप क्या करते हो? आप जो है ना किसी सिनेरियो के बारे में एक सिनेरियो से जो है ना आप वर्स्ट कंक्लूजन निकालते हो, उसको हम क्या कहते हैं? कैटास्ट्रोफाइजिंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग या आर्बिट्रेरी इन्फेरेंस में ऐसा होता है ना कि आपके पास एक गलत काम होता है या आपके पास एक नुकसान होता है तो आप कहते हो कि सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया। आप इस एक सिनेरियो से आप सारा सिनेरियो उसका ख़राब करते हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी एक पेपर में फेल होते हो तो आप कहते हो कि मैं तो नालायक इंसान हूँ, मैं आगे पढ़ नहीं सकता, और आप जो है ना एजुकेशन आप छोड़ देते हो। तो ये क्या होता है? ये आपका आर्बिट्रेरी इन्फेरेंस होता है। आपने कैटास्ट्रोफाइज किया उस चीज़ को, उस एक सिनेरियो को आपने कैटास्ट्रोफाइज किया, उसको जो है ना आपने वर्स्ट बना दिया और अपनी मर्जी की एक इन्फेरेंस आपने की जो विदाउट एविडेंस थी। ओके, अच्छा, सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है? सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन में सेलेक्टिव का मतलब ये है कि आप खुद सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन निकालते हो। तो इसमें क्या होता है? ये इन्फेरेंस से अलग है। इन्फेरेंस से इस तरह लगे कि सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन में हम पॉजिटिव चीज़ों को या जो चीज़ हमें पसंद होते हैं वो चीज़ हम निकालते हैं और जो चीज़ हमें बुरे लगते हैं तो उसको हम छोड़ देते हैं। ओके, इसमें क्या होता है? कंसिस्टिंग ऑफ फॉर्मिंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन एन आइसोलेशन डिटेल ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट के आप आइसोलेटेड डिटेल जो है ना वो ढूंढते हो और उसी के बेस पे आप क्या करते हो? वो
कंक्लूजन निकालते हो, लेकिन आप दूसरे रुख को नहीं देखते। इन दिस प्रोसेस अदर इंफॉर्मेशन इज इग्नोर्ड एंड सिग्निफिकेंट ऑफ टोटल कॉन्टेक्स्ट इज मिस। तो इसमें आप एक साइड पे देखते हो, उसी एक साइड से जो है ना आप रिजल्ट निकालते हो, लेकिन ये जो दूसरा बैक साइड होता है इसको आप देखते नहीं, इसको आप इग्नोर करते हो। ओके, तो ये क्या होता है, सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन होते हैं। तो ये भी आपका एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है, जिसकी वजह से आपके नेगेटिव थॉट डेवलप होते हैं। अच्छा, ओवर जनरलाइजेशन में आप एक चीज़ को जो है ना सारी कम्युनिटी भी या सारी जो आपका ग्रुप होता है उस पर जनरलाइज करते हो। तो इज अ प्रोसेस ऑफ होल्डिंग एक्सट्रीम बिलीफ ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल इंसिडेंट एंड अप्लाइंग देम इनअप्रोप्रिएटली टू डिसिमिलर इवेंट्स एंड सिटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें ये आपका एक एक्सट्रीम बिलीफ है जिसमें आप एक सिंगल इंसिडेंट को आप जो है ना पूरी सिटिंग पे इनअप्रोप्रिएटली आप अप्लाई करते हो। इनअप्रोप्रिएटली का मतलब ये कि आप एक तो एप्लीकेशन होता है कि आपने एक चीज़ को जो है ना एक इवेंट को सारी जो आपका जितनी भी लाइव था उस पर आपने जनरलाइज किया, तो वो बेस्ड ऑन द एविडेंस था। लेकिन जब आप इनअप्रोप्रिएटली मतलब गलत तरीके से जो है ना आप चीज़ को ओवर जनरलाइज करते हो, तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ना कि नर्सिंग में जो है ना फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स फेल हो गई, तो मैं कहता हूँ कि नर्सिंग की सारी स्टूडेंट जो है ना वो क्या है, वो नालायक है। तो ये मेरा ओवर जनरलाइजेशन है और इनअप्रोप्रिएट जनरलाइजेशन अबाउट अ सीटिंग है। मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन में आप क्या करते हो, किसी चीज़ को मैग्नीफाई करते हो या मिनिमाइज करते हो। कंसिस्ट ऑफ परसीविंग अ केसर सिचुएशन इन अ ग्रेटर और लेसर लाइट देन इट ट्रूली डिजर्व। जो चीज़ ट्रूली डिजर्व करता है तो उसी के हिसाब से आप उसको नहीं देखती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ ये बल पॉइंट है, तो मैं कहता हूँ कि ये जो है ना ये क्या है, ये तो बहुत बड़ा है और ओरिजिनली जो है ना ये इतना है, तो ये ट्रूली डिजर्व इतना करता है, लेकिन मैंने इसको इतना किया। तो ये क्या है, मेरे मैग्निफिकेशन। मिनिमाइजेशन ये है कि ये बॉल पॉइंट तो बहुत ज़्यादा छोटा है और डिजर्व क्या करता है कि ये तो इतना है। इसके लिए जो है ना वो सही तरह से वो टर्म यूज़ नहीं करते, या मिनिमाइज करते हैं या मैग्नीफाई करते हैं। तो ओके, ये हो गया आपका चौथा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन। अच्छा, फिर इसके बाद होता है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप चीज़ को जो है ना पर्सनलाइज करते हो, अपनी तरफ खींचते हो। इज अ टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल टू रिलेट एक्सटर्नल इवेंट्स टू देमसेल्व्स। आप चीज़ों को जो है ना अपनी तरफ वो कहते हो रिलेट करते हो। तो एक इसमें आप क्या कहते हैं, इवन देयर इज नो बेसिस फॉर मेकिंग दिस कनेक्शन। तो आप खैर अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ धकेलो उससे भी प्रॉब्लम बनते हैं, लेकिन इतने नहीं। लेकिन जब नेगेटिव वाक़या आपके पास होता है, आपके साथ होता है, अब वो ये कहते हो कि ये तो मेरी वजह से हो गया, इसमें तो मेरा ही कसूर था, तो फिर वो क्या होता है, वो पर्सनलाइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना आप फेल हो गई, अब फेल हो गई तो फेल का एक तो ये होता है कि आपने काम नहीं किया था, तो ठीक है आप फेल हो गई। एक ये है कि आपने काम किया था, अपना स्ट्रगल किया था, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आई जिसकी वजह से आप न कर पाए, आपने जो है ना वो चीज़ पास नहीं की, और किसी और की वजह से जो है ना आप फेल हो गए, लेकिन फिर भी आप अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे हो। तो फिर ये क्या होता है, ये पर्सनलाइजेशन होता है कि एक चीज़ जो है ना कोई बाइसिस उसके लिए नहीं होती, कोई एविडेंस नहीं होता, और बगैर एविडेंस के आप अपने आप को उसके लिए जो है ना गिल्टी महसूस कर रहे हो, तो वो क्या होता है, पर्सनलाइजेशन होता है। ओके, इसके बाद फिर होता है लेबलिंग एंड मिसलेबलिंग। लेबलिंग मिसलेबलिंग में क्या होता है, इन्वॉल्व पोर्ट्रेइंग वंस identity on the basis of imperfection and mistakes made past and allow them to define one's true identity। तो लेबलिंग मिसलेबलिंग में आप ये करते हो कि आप एक तस्वीर को या एक मिस्टेक को या एक इम्परफेक्शन को आप लेते हो, और उसी इम्परफेक्शन की वजह से जो है ना आप किसी एक का पोर्ट्रेइंग करते हो, तस्वीर कशी करते हो। मतलब ये है कि एक मिस्टेक की वजह से जो है ना आप अपने आप का या दूसरों का तस्वीर कशी करते हो, जो आपके ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन आपसे जो है ना आप उसी के थ्रू अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी डिफाइन करने की कोशिश करते हो। एक मिस्टेक से या एक इम्परफेक्शन से जो है ना आप अपना सारा ओरिजिनल आइडेंटिटी डिफाइन करने की कोशिश करते हो, तो ये असल में गलत होता है। आप जो है ना एक मिस्टेक से आप अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकती ना, तो ये लेबलिंग होता है कि एक मिस्टेक आप लेबल करते हो अपने आप पे कि मैं ये हूँ। फॉर एग्जांपल असाइनिंग नेगेटिव लेबलिंग। लेबलिंग में ये होता है कि मैक्स मिस्टेक, आपने एक मिस्टेक कर दिया और आपने ये सोच लिया कि मैं एक स्टूपिड बंदा हूँ, तो आप उसी एक मिस्टेक से अपनी सारी अपने आप को स्टूपिड करार दिया, तो ये लेबलिंग है। अपने आप को लेबल किया, तो किसी दूसरे को आप इस तरह लेबल कर सकते हो। दूसरा होता है मिस लेबलिंग। मिस लेबलिंग लेबलिंग तकरीबन सेम चीज़ें होती है, लेकिन इसमें आप स्पेसिफिकली जाते हो और बहुत ज़्यादा अनपेयर जाते हो। मिस लेबलिंग में दैट इज़ इनएक्यूरेट एंड अनपेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बंदे में कोई होता नहीं, कोई काम होता नहीं, और आप उसमें जो है ना वो करते हो, उसमें जो है ना वो चीज़ आप लगाते हो। पर इसमें होता है ना, एक होता है बहतान, एक होता है तोहमत। ओके, तो ये है कि इसमें जो है ना आप क्या करते हो, दैट इज़ इनएक्यूरेट एंड अनपेयर, कि उस बंदे में वो चीज़ है नहीं और आप उसको जो है ना उस चीज़ के लिए लेबल करते हो, तो वो मिस लेबलिंग है। और एक लेबलिंग है कि उस बंदे में वो चीज़ है लेकिन उतनी
उतनी कंसंट्रेशन में नहीं जहाँ जितना आप बता रहे हो, तो वो लेबलिंग है फिर। तो मिस लेबलिंग में जो है ना किसी बंदे में वो चीज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक कोवर्कर है, वो जो है ना आपसे काम जल्दी ख़त्म नहीं करता, जितना काम जितनी स्पीड पे आप काम करते हो उतनी स्पीड पे वो काम नहीं कर सकता, और आपने उसको लेज़ी मैन कहा कि ये बंदा तो लेज़ी है। असल में वो लेज़ी नहीं होता, लेकिन आप दोनों की कैपेबिलिटी में फ़र्क होता है। तो आपने उसको मिसलेबल किया, उस बंदे में लेज़ीनेस था ही नहीं, लेकिन आपने अपने से कंपेयर करके उसको लेज़ी बना दिया, तो ये क्या होता है, ये मिसलेबलिंग होता है। अच्छा, फिर पोलराइज थिंकिंग है। पोलराइज थिंकिंग में आपकी थिंकिंग पोलराइज बन जाती है। पोलराइज का मतलब क्या, इन्वॉल्व थिंकिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन ऑल और नथिंग टर्म्स, कि या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। पोलराइज और कैटेगराइजिंग एक्सपीरियंस इन आइदर एक्सट्रीम्स, आप एक्सट्रीम बनाते हो, एक हायर एक्सट्रीम एक लोअर एक्सट्रीम विद सच डाइकोटमस थिंकिंग। अब इस थिंकिंग को या पोलराइज थिंकिंग को, इसको हम डाइकोटमस थिंकिंग भी कहते हैं। डाइकोटमस मतलब टू ब्रांचेस वाला थिंकिंग। इवेंट्स आर लेबल इन ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें आप इवेंट्स को एक ब्लैक कंसिडर करते हो, दूसरे को व्हाइट, इनके दरमियान कुछ और नहीं होता। मतलब है कि एक या तो बंदा मुकम्मल गुड होगा या मुकम्मल बैड होगा। तो ये भी आपका पोलराइज थिंकिंग है, और ये भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, क्योंकि बंदे जो है ना ये तो न तो मुकम्मल बंदा परफेक्ट होता है, न मुकम्मल बंदा इम्परफेक्ट होता है। ओके, अच्छा, अब बेक्स इसके बारे में जो है ना, फिर ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में, बेक contains that people with emotional difficulties tend to commit characteristic logical errors। अब ये बेक क्या कहते हैं, बेक ये आर्ग्यू करता है कि जो लोग इमोशनल डिफिकल्टी के साथ होते हैं ना, तो वो कुछ खास लॉजिकल एरर जो है ना वो परफॉर्म करते हैं। और वो लॉजिकल एरर की वजह से क्या होता है, उसकी जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी होता है ना, मतलब कि बंदी का जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जो एविडेंस बेस्ड रियलिटी होता है, मतलब बाहर लोग भी उसको रियलिटी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है ना, ये बंदा क्या कहते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। मतलब ये है कि जो इमोशनल डिफिकल्टी या इमोशनल डिस्टर्बेंस के लोग होते हैं ना, तो वो जो उसमें ऑब्जेक्टिव रियलिटी होता है या जो उसमें सही चीज़ भी होता है, तो वो सही चीज़ जो है ना अपने लिए वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन बना देते हैं। जैसे कि इधर हमने ये कहा ना, लेबलिंग है, मिसलेबलिंग है, पोलराइज थिंकिंग है, पर्सनलाइजेशन है। तो इन सारों में बंदे में कुछ खराबी नहीं होती, लेकिन अपने आप को ख़राब बना देता है। अपने आप की वो जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी होता है वो अपने लिए सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी वो ख़राब करता है अपने लिए। ओके, कॉग्निटिव थेरेपी परसीव्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टेमिंग फ्रॉम कॉमन प्लेस प्रोसेसेस सच एज फॉल्टी थिंकिंग। तो कॉग्निटिव थेरेपी में क्या होता है, कॉग्निटिव थेरेपी जो है ना, ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसको किस तरह देखते हैं कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एक कॉमन प्लेस प्रोसेसेस से क्या होता है, स्टेम होते हैं, एराइज होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। और ये कॉमन प्रोसेसेस क्या होते हैं, जैसा कि फॉल्टी थिंकिंग है, मेकिंग इनकरेक्ट इंफेरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इनएडिक्वेट और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, कि आपके पास कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, और वहाँ से जो है ना आप फॉल्टी थिंकिंग और आप जो है ना इनकरेक्ट इंफेरेंसेस बनाते हो। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, बेसिकली वो इनकरेक्ट और इनकरेक्ट ये इंफेरेंसेस होते हैं या वो पार्टी थिंकिंग होते हैं जो आप बगैर किसी इंफॉर्मेशन के बनाते हो, एंड फेलिंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। और ये आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है कि आप फैंटेसी और रियलिटी में आप डिफरेंशिएट नहीं करते, आपके पास कोई नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं होता। आप फैंटेसी को जो है ना भी रियलिटी की तरफ देखते हो, और रियलिटी को आप फैंटेसी की तरह देखते हो। फैंटेसी क्या होता है, आपका खाम ख्याली होता है, आपका जो खाली पुलाव जिसको हम कहते हैं ना, ख्याली पुलाव, तो वो आपका होता है, और एक रियलिटी होता है। तो उस रियलिटी और फैंटेसी को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, तो ये आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं। ये कौन कहते हैं, ये बेक कहते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम फिर पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ द सीबीटी की, सीबीटी की कौन कौन सी टेक्निक्स है। तो एक शॉर्ट लेक्चर होगा अबाउट द टेक्निक्स ऑफ द सीबीटी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।